बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने ये कहा था कि जुलाई के मिड के बाद से तब्दीली का आगाज़ हो जाएगा और तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। काबीना में उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। अहम तीन तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा जी। कौन से नए चेहरे आएंगे और कौन से पुराने चेहरे फारिग होने जा रहे हैं, खबर आ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ गया है और माशी दबाव बढ़ चुका है और इस दबाव को वो टैकल नहीं कर पा रहे। एक फैसला किया गया है लेकिन ये फैसला भी आप यूँ समझें कि नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को दगा दे दिया है। ये मामला क्या है, इस पूरी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले के बाद अब ये जो शोर है वो मचना शुरू हो गया है, गुफ्तगू होना शुरू हो गई है कि क्या नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है, अहम तरीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ शेयर करूँगा। शाह महमूद कुरैशी को मनाने के मिशन पर गामजन थे फवाद चौधरी, ये मिशन नाकाम हो गया है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कि कोट लखपत जेल में मौजूद है, उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि ईरान ने अमेरिका के अगेंस्ट एक अहम ऑप्शन इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है। ईरान अमेरिका जंग से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। खबर ये है कि तब्दीली का जो सफ़र है वो अब शुरू हो चुका है। सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने अपने मुख्तलिफ कॉलम्स के ज़रिए ये बता दिया था, ये दावा कर दिया था, ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जुलाई के मिड के बाद जो तब्दीली है ना वो आने जा रही है। सबसे पहले काबीना से बड़े नाम फारिग होने जा रहे हैं और कुछ जो नए चेहरे हैं ना उनकी जो एंट्री है ना वो होगी। खबर के मुताबिक जी मोहसिन नकवी को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी ख़ारजा महाज पर भी एक्टिव है। ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता जो तर्जुमान है ना वो ख़ुद ये बात करते हैं कि वज़ीर ख़ारजा तो साख डार हैं, लेकिन मोहसिन नकवी ने ये जिम्मेदारी भी अपने सर पर ली हुई है। तो अब मेरे ख्याल से उनका ये गिला दूर हो जाएगा क्योंकि मोहसिन नकवी अब वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक ये मोहम्मद असलम अवान है जी, सीनियर सहाफ़ी, इनकी जानिब से ये दावा किया गया है। ज़राए का मज़ीद ये कहना है कि इसहाक डार को फारिग किया जा रहा है, वो अब वज़ारत ख़ारजा उनके पास नहीं रहेगी। ज़ाहिर सी बात अब मोहसिन नकवी जो आएंगे और इसहाक डार के पास जाएगी जो नायब वज़ीर आज़म का ओहदा है ना वो उस ओहदे तक अब बरकरार रहेंगे या उस ओहदे तक अब वो महदूद रहेंगे। वैसे अगर वज़ीर आज़म हो तो नायब वज़ीर आज़म का कोई इतना काम नहीं होता, लेकिन उनको इस तरह से अकोमोडेट किया गया जी कि चले बस आप सिर्फ़ और सिर्फ नायब वज़ीर आज़म की हद तक रहेंगे। फिर तीसरे नंबर पर वज़ीर दाखिला बनाने की जो इतलात है ना वो दो नाम सामने आ रहे हैं। एक राना सनाउल्लाह का नाम है और दूसरा फैसल वावड़ा का नाम है। अब देखें वज़ारत दाखिला का जो कुरा है ये किसके नाम निकलता है। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा का जो उनके पास एक पोर्टफोलियो है उससे उनको फारिग कर दिया जाएगा और उनके पास जी निजकारी यानी कि प्राइवेटाइजेशन की जो वजारत है ना वो उनके पास जाने का इम्कान है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर फिर जो वज़ारत दिफा है ना वो किसके पास जाएगी, किसके नाम का जो पता है वो निकलेगा। इसके अलावा बिलाल कियानी, अब्दुर्रहमान कांजो और बैरिस्टर अकील के वफाकी वज़ीर बनने के भी इतलात हैं। तो ये जी कुछ जो नए नाम है वो सामने आए हैं जो कि वफाकी वज़ीर बनेंगे। तो तब्दीलियों का आगाज़ हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मनाने का जो मिशन था वो भी नाकाम हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो एक पैगाम रसा भेजा था, बज़ाहिर फवाद चौधरी साहब या जो मौलवी महमूद या दीगर वगैरह हैं बनाने के मिशन पर थे कि इमरान खान माइनस आप मान जाएं तो आपको इक़्तिदार भी मिल जाएगा, खान साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा, उनको बाहर भेज दिया जाएगा, उनसे सख्तियां ख़त्म कर दी जाएंगी। तो शाह महमूद कुरैशी ने भी ज़ाहिर सी बात है सोचा तो होगा ना कि 3 साल तो हो गए हैं, तो अब आकर हम क्यों इनका साथ दें। इतना टाइम गुजर गया तो मज़ीद जो वक्त है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब के साथ हमने दगा नहीं करना। तो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और जो दीगर असीरान कोट लखपत जेल हैं जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, महमूद रशीद है, एजाज चौधरी हैं, इसके अलावा सरफराज चीमा हैं, तो ये जो मिशन है ना ये मुक़तदरा का नाकाम हो गया है और इनकार इनको मिल गया है और इनको इनकार ही मिलना था। क्योंकि अगर आपने असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखनी है ना तो एक तो इमरान खान साहब ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरा ये जो कोट लखपत जेल की क़यादत है ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना
बैरिस्टर गौहर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, मैं ये समझता हूँ जी कि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो दगा है ना वो कर दिया है, और इमरान खान साहब की मेहनत को मट्टी में मिलाने की इन्होंने भरपूर उसमें हिस्सा डाला है। इवन के सुहेल अफरीदी का भी नाम जो है वो मैं समझता हूँ यहाँ पर लेना चाहिए। अब नाज़रीन, इन्होंने क्या किया है, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल पूरे होने वाले हैं जेल में, तो इस ज़मन में एहतजाज की कॉल दी जानी थी, लेकिन पीटीआई ये फैसला ही नहीं कर पा रही कि हम एहतजाज की कॉल दें। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पीछे से इजाज़त नहीं है, तो आप कैसे कॉल की जो कॉल है एहतजाज की वो दे सकते हैं। तो अब क्या किया जा रहा है, ये कह रहे हैं जी कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो कि दोनों अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब ने इनको कहा हुआ है कि एहतजाज से मुतल्लिक इन्होंने फ़ैसला करना है, इसलिए हम मतलब फ़ैसला नहीं करेंगे, ये कॉल देंगे। उन्होंने कॉल अगर देनी है तो पीछे से फिर आपने क्या करना है, ना आपने अवाम में आना है, ना आपने जो है वो कोई कंपेन चलानी है, कंपेन गए, या ना आपने कोई स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, ना ही कोई माहौल बनाना है, तो फिर आपका क्या काम है, आप इन्हें चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर क्या कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शफी जान जो कि केपी हुकूमत का ऐसा, वो भी यही बात करते हैं। देखिए, अगर आपने कॉल नहीं देनी, कॉल देनी है अपोजिशन लीडर्स ने, और आप ये कहते हैं चूँकि इमरान खान साहब ने ये बात उनको कही हुई है, उनको इख्तियार दिया हुआ, तो वो कॉल देंगे। तो इस तरह से तो और भी बहुत सारे काम हुए हैं। बजट मंजूरी के लिए आपने कहा था खान साहब से मुलाकात होगी तो हम तब बजट मंजूर करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, लेकिन आपने बजट मंजूर करवाया, तो तब आप कहाँ पर थे, ये बात आपने क्यों नहीं की कि इमरान खान साहब से पूछेंगे, वो कहेंगे तो हम चीज़ों को जो है वो आगे चलाएंगे। इसके अलावा और बाकी सारे आप जो काम है वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो जाती हैं अडयाला जेल के बाहर, आप सब क्यों नहीं जाते? तो ये काम तो आपने पूछ कर नहीं किए। लेकिन अब जहाँ पर जाहिर सी बात है अपने ऊपर आई कि हम दे ही नहीं सकते, हमें इजाज़त ही नहीं है, तो इससे साफ जाहिर है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं, आप जो है वो असल में एस्टेब्लिशमेंट ने आपको काबू कर लिया हुआ है, तो आप नहीं दे सकते हैं कॉल, तो इसलिए आप नहीं दे रहे हैं। तो साफ साफ कहें, फिर यही होना चाहिए था कि बजाय ओहदों के ऊपर बैठने के आपको छोड़ के चला जाना चाहिए था भी कि हम नहीं दबाव बर्दाश्त कर सकते, तो कोई और अगर आ सकता है वो आकर ये ओहदा संभाल सकता है, बेहतर अंदाज में चीज़ें चला सकता है, तो उसे आना चाहिए। आपको खुद ब खुद स्टेप डाउन कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि आप ओहदों के ऊपर बैठ कर और कोई काम ही ना करें और खामोशी आप इख्तियार कर लें। तो इससे तो इमरान खान साहब की सारी जो मेहनत है वो आप मिट्टी में मिला रहे हैं, और सुहेल अफरीदी भी इसी राह में लगे हुए हैं, और जिनको इसलिए वज़ीर आला बनाया गया था कि वो मुज़ाहमत करेंगे। मुज़ाहमत क्या, उनको जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, इवन के ख़ुद ये इकरार कर चुके हैं कि मुफाहमत भी नहीं हो रही, मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं, पेशकश जो की गई थी वो पेशकश भी अब कोई नहीं जा सकता। इमरान खान साहब ने अपने नज़रिए रसूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना। तो ये ले जी, अब इनके सबूत भी आ गए हैं कि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ वाकई जो दगा है ना वो कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है, और इस फैसले के नतीजे में ये अख़ज़ किया जा रहा है कि शायद कोई नए इंतखाबात की तैयारियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से कुछ जो गुफ्तगू है ना वो चल रही है कि तरमीम करने जा रहा है। अब यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, ये तरमीम के अगेंस्ट था पहले, यानी कि जो ईवीएम मशीन और दीगर मामलात वगैरह इमरान खान साहब चाहते थे, तो उसमें जी बड़ा इमरान खान साहब की मुखालफत की गई कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, बड़ा शोर डाला गया। लेकिन अब इसी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है ना वो की जा रही है। तो इस वक्त जो माहौल है ना, तो उस माहौल को देखते हुए ये गुफ्तगू भी चल रही है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है, क्या नए इंतखाबात तो नहीं होने जा रहे, और उसी तनाजुर में ये फ़ैसला किया गया कि ये कुछ जो तब्दीलियाँ इलेक्शन एक्ट में तरमीमें हैं वो हम कर रहे हैं। बहरहाल देखिए इस पर क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स आती हैं जी, पता चल जाएगा, कुछ दिनों की बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा जो फैसला है ना वो कर लिया है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो कि बड़े इनकलाबी बने हुए थे, उनसे मुतल्लिक भी खबर आ गई है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, इस लाइन को आपने बड़ा गौर से सुनना है। मैं एक मिनट निकाल लूँ। अच्छा, बहरहाल मौलाना फजल रहमान जो हैं बड़ी तनकीद कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और तनकीद का जो उनके बयानात है ना वो एक सीरीज़ के साथ आ रहे हैं। सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी जो जमात है ना वो भी यही काम कर रही है, उनको डिफेंड कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं कि ये जो कश्मीर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज चल रहा है ना, इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करने के लिए हुकूमत की जो मदद है या इनके ज़रिए जो मामलात है ना वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से अब आपके सामने दो मुख्तलिफ बातें आ गई हैं। एक तो आप हुकूमत के साथ वहाँ पर, या हुकूमत छोड़ें, आप इस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदरा का नाम लें, कि मतलब आप उनके लिए ये भी कर रहे हैं कि भाई आज़ाद कश्मीर में मामलात सीधे किए जाएँ, मामलात को हल किया जाए।
दूसरी तरफ आप जो तनकीद है ना वो भी कर रहे हैं। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर ऐसी तनकीद हो रही है तो अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बाहर कैसे हैं, अभी तक उनकी जो गिरफ़्तारी है वो क्यों नहीं हुई। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना ये वैसे ही नहीं हो रही, या तो ये मिली भगत है या मौलाना साहब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। और ऊपर से ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो है उनके भी आलमोस्ट जो मामलात हैं ना वो तय हो गए हैं, और जो ये ड्रामा वगैरह किया गया था उनकी जानिब से ये इसका भांडा फूट गया है। ये इमरान रियाज खान साहब हैं, उनकी जानिब से ये ख़बर दी गई और वो ये कहते हैं कि मौलाना का जो ये ड्रामा था वो ड्रामाई अंदाज में ख़त्म हो गया है। इतलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान का मामला हल हो गया। बिलावल जरदारी ने कॉल की है और दीगर लोगों ने भी इस्टेब्लिशमेंट से जो रब्ता है वो किया है जिनके अच्छे रवाबित हैं। तो ये जी जो इनकलाबी एक मौलाना फजल रहमान को आप शायद समझ रहे थे कि यार वाकई हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान अब आकर इनकलाबी बन गए हों, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने वैसे पहले भी नहीं थे और अब भी आकर इन्होंने जो इनकलाबी है ना वो नहीं बनना। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि PIA के मामले में बड़ा जो शोर है ना वो मचा हुआ है। इस पर आरिफ हबीब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बुनियादी तौर पर इसी ग्रुप ने ही PIA को भी ख़रीदा है, उसके शेयर्स वगैरह हैं। तो ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल चाहते थे कि PIA मकामी कारोबारी तबका ख़रीदे, फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद ही PIA ख़रीदने का जो जहन है वो बनाया। तो इससे जी फिर ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर ये जो PIA ख़रीदा गया है इसके पीछे भी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी ये काविश थी कि उन्होंने शायद कन्विंस किया कि आपको ये ख़रीदना चाहिए, बजाय इसके कि कोई बाहर से आए और वो ख़रीद ले। तो हमारे जो अपने कारोबारी हैं वो अगर इसको ख़रीद लेते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा, अपने के पास जाएगी और चीज़ बाहर जो है वो नहीं जाएगी। तो इसलिए ये जो PIA है ना ये ख़रीदा गया है। अच्छा, इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें आपको और भी मैं शेयर करता चलूँ। ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और ख़बर ये है कि ईरान ने एक अहम ऑप्शन का जो इंतखाब है ना वो कर लिया है। ये ऑप्शन के आपके सामने रखते हैं। इससे पहले आपको बताऊं कि ट्रंप इस वक्त जो अमेरिका जो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है ना फ़िज़ाई, तो अमेरिका के अंदर से अब ये बात ट्रंप तक जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट चल रही है कि फ़िज़ाई हमले जो आप ईरान में कर रहे हैं इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहले भी आपने फ़िज़ाई हमले किए थे ईरान के ऊपर, कोई फ़ायदा हुआ, आपको नाकामी हुई, और अब भी आप ईरान के ऊपर फ़िज़ाई हमले करते रहे, आपको कोई फ़ायदा इसका नहीं होगा। आपको दोबारा से जो नाकामियाँ होगी और नाकामी शिकस्त की सूरत में होगी। इसलिए दो ऑप्शन ये हैं, या तो आप ज़मीनी हमला करें या तो आप जो माशी हमला है ना वो ईरान के ऊपर करें। अब माशी हमला करने की कोशिश की है ट्रंप ने, अब नया हरमुज़ पर नाकाबंदी लगा दी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने भी जो नाकाबंदी है ना उसने भी अब नया हरमुज़ का जो कंट्रोल है वो नहीं छोड़ा। ऊपर से मशरिक़ वस्ता और यूरोप जो है इसकी हालत पतली हो गई और मजबूरन ट्रंप को जो MOU था ना इनिशियल वो फाइल जो है वो साइन करना पड़ा ईरान के साथ। और जहाँ तक ज़मीनी हमले की बात है तो ज़मीनी तौर पर ये कितनी फ़ौज भेजेगा, 2 लाख फ़ौज भेज देगा। 2 लाख फ़ौज भेजना भी उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है अमेरिका से यहाँ पर चीज़ें आना, साजो सामान आना, फिर उन फ़ौजियों के लिए सामान वगैरह आना, तो अमेरिका से यहाँ पर मतलब है कि मुश्किल है ये काम। अब नामुमकिन हद तक मैं समझता हूँ मुश्किल। हाँ, अगर कुछ हज़ारों की तादाद में हो या 50,000 हो तो फिर भी बहुत ख़र्चा आता है। तो अगर 2 लाख की तादाद में होगी तो आप ख़र्चा 4 गुना ज़्यादा करें। आगे जो अमरीकी सेनेट है ना वो बजट पास नहीं कर रही। $1.5 ट्रिलियन का जो बजट है ना, ट्रिलियन डॉलर है, कितना है, इतना बजट जो है वो मांगा जा रहा है दिफा के लिए, लेकिन वो पास नहीं किया जा रहा। तो जो माशी है तौर पर है वो ना सिर्फ नाकामी हुई बल्कि उल्टा ईरान ने ये जो माशी दबाव है ना इसमें भी अमेरिका को शिकस्त दी, उसके ऊपर माशी दबाव डाल दिया। और दूसरा ज़मीनी हमला भी आप करने के काबिल नहीं है। ऐलानात तो किए जा रहे हैं, ऐलान की जानिब से कहा गया है कि हम तैयार बैठे हैं, आएँ, आप आएंगे तो आपका यहाँ पर हम कब्रिस्तान बनाएंगे। अब ईरान ने जी एक अहम ऑप्शन का इंतखाब कर लिया है और वो ऑप्शन है बाबुल मंदीब। अब मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए ईरान ये कर रहा है कि उसने यमन से रब्ता कर लिया है और यमन से ये कह दिया कि आप तैयार रहें बाबुल मंदीब बंद करने के लिए, कभी भी हुक्म आ सकता है। अगर हमले मज़ीद इसी तरह से जारी रहते हैं तो फिर ईरान नेक्स्ट काम जो करेगा वो यही करेगा कि बाबुल मंदीब भी बंद कर देगा। अब इसका मतलब ये है कि अब नया हरमुज़ और बाबुल मंदीब दोनों बंद हो गए ना, 35 से 40%
जो रास्ता इस्तेमाल होता है ना तरसील के लिए, वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर बताएं कि अमेरिका की हालत और इवन के पूरे यूरोप की, नेटो की, मशरिक़ वुस्ता की जो हालत है ना वो पतली हो जाएगी। सिर्फ अपना हरमुज़ बंद होने से उनकी हालत अगर 2-3 महीनों में पतली होगी थी ना, तो ये अगर 35 से 40% ट्रेड का रास्ता जो है वो बंद होता है, तो फिर उसके बाद आप ये समझें कि ये जो माशी दबाव है ना, ये 4 गुना ज़्यादा पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा और अमेरिका को एक मरतबा फिर से बुरी शिकस्त का जो सामना है ना वो करना पड़ेगा। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ, और थोड़ा सा मैं देख लूँ अपने नोट्स वगैरह। जेडी वैंस के हवाले से ये खबर है, और ख़बर यह है कि जेडी वैंस ने एक स्टेटमेंट दे दी है, और इससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि इस वक्त ट्रंप और जो हुकूमत है ना उसे अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत का सामना है। एक तो उसके अपने दोस्त उसका साथ छोड़ गए, लेकिन जो नायब सदर है ना जेडी वैंस, वो भी इस जंग के अगेंस्ट है। जेडी वैंस ये कहते हैं कि जो एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला था वो जल्दी रिलीज़ हो जाना चाहिए था। अब एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ना ट्रंप का भी नाम था। वो क्यों ये चाह रहा है जी कि ये फाइल्स जल्दी रिलीज़ हो जानी चाहिए थी? अगर ये फाइल्स जल्दी रिलीज़ हो जाती, मज़ीद कुछ टाइम पहले रिलीज़ हो जाती, तो शायद उसका ये मतलब होगा जी कि ये जो ईरान वाला मामला है इस पर हम ट्रंप को जो काबू है ना वो मज़ीद कर सकते थे। अमेरिकी नायब सदर को यकीन है कि मुज़ाकरात को इसराइल ने सबूताज़ किया है, लेकिन पाकिस्तान में जी जावेद चौधरी साहब और कामरान शाहिद साहब समझते हैं कि ईरान ने सबूताज किया। आगे आप खुद समझदार हैं, मेरा दोनों से एहतराम का रिश्ता है, इससे अगला जुमला लिखा तो नाराज़ हो जाएंगे, ताल्लुक़ को ख़राब नहीं करना चाहते। ये ज़फ़र नकवी साहब हैं, उनकी जानिब से कहा गया है। ज़ाहिर सी बात है, ये क्यों मतलब है कि ईरान के वाले से कह रहे हैं, बहरहाल छोड़े, नहीं एक कहानी है। तो ये एक वैसे वो ट्वीट था, तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर करता चलूँ। अच्छा, आखिरी इंपॉर्टेंट खबर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। मैं वही नुक्ता ढूंढ रहा था, आपके साथ मैं शेयर करना था। मामला ये जी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव है माशी सूरत हाल को लेकर, और ख़बर ये है कि माशी मैदान में ख़तरे की घंटी बज चुकी है, और सऊदीया से उधार तेल और 1% इंटरेस्ट का जो इस वक्त मनाने की कोशिश है ना वो सऊदीया को की जा रही है। यानी कि कोई मेरे ख्याल से 6-6.5 अरब डॉलर्स जो हैं इतने का कोई उधार तेल लेने की कोशिशें की जा रही हैं, और कोई 15 साल के लिए कर्ज़, और वो भी 1% के ऊपर। तो ये जो कोशिश है ना वो की जा रही है। तो देखें जी, इससे इतना तो अंदाज़ा होता है कि माशी हालत क्या है, यानी कि आपसे मायशत चल नहीं रही, आप इसी बलबूते पर मायशत चला रहे हैं कि सऊदीया पैसे दे दे, वो पैसे दे दे, और अगर सऊदीया देता है तो आप कुछ अर्सा और निकाल लेंगे, अदरवाइज़ आप फारिग हैं। तो ये मायशत के हवाले से सूरत हाल इमरान खान साहब ने वैसे ही नहीं कहा था कि मतलब है कि अगर मैं चला गया ना तो ये जो मायशत है ना ये आपसे संभल नहीं पाएगी, और वाकई अब आपसे संभल नहीं पा रही। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।